हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, बस ये 8 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 55 नंबर पक्का हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम 55 नंबर कंफर्म करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या क्या है। आज के वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, संस्कृत खंड से जो हमारा हिंदी में अनुवाद आता है उसको पढ़ेंगे, पद्यांश और मुहावरे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए पहले हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा देखिए हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है और हिंदी पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इस प्रकार से पूरे मिला के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिस पर हमें 10 नंबर मिलता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले का वाला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, बी ऑप्शन है कामायनी, सी ऑप्शन है प्रिय प्रवास और डी ऑप्शन है रामचरितमानस। तो देखिए खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना जो है उसे चंद छंद वर्णन को माना जाता है, चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब आगे देखिए गा वाला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है? ए ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, बी ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह और सी ऑप्शन है मेरी असफलताएं और डी ऑप्शन है अपनी खबर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, घा वाला कह रहा है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी, बी ऑप्शन है संस्मरण, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है कहानी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र जो है संस्मरण विधा की रचना है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है राय कृष्ण दास, सी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद और डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये हमारा हो गया हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ से आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। दूसरा है हिंदी पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नगीन, सी ऑप्शन है अज्ञेय और डी ऑप्शन नागार्जुन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर जो रचना है अज्ञेय जी की है। खा वाला क्वेश्चन है, हरियोज जी की कृति नहीं है, यानी इन चारों में कौन सी कृति हरियोज जी की नहीं है? ए ऑप्शन है चुभते चौपदे, बी ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन है चित्राधार और डी ऑप्शन है वैदेही वनवास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्राधार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कबीर और डी ऑप्शन है आचार्य केशवदास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? ए ऑप्शन है गुंजन, बी ऑप्शन है बीड़ा, सी ऑप्शन है पल्लव और डी ऑप्शन है युगांत। तो देखिए जो नौका विहार कविता है ये किससे अवतरित है? पल्लव से अवतरित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं? ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा,
बी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन है केदारनाथ सिंह और डी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन हो गया हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से और 5 गद्य साहित्य के इतिहास से हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप सही करेंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कितना नंबर? 10 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा टॉपिक हमारा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पर आधारित हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा जिस पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो देखिए पहले हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए गद्यांश हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे गद्यांश कह रहा है कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे, यानी आपको जितना यकीन उससे भी ज़्यादा बड़ा। तो ये हमारा हो जाएगा गद्यांश। अब देखिए गद्यांश को पढ़ने पे हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर से है। हम और हमारा आदर्श चैप्टर से है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भाई इसको हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है? आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा आदर्श, इसको आपको करना है काले पेन से लिखना है। हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इसको भी आपको काले पेन से लिखना है। तो इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण है उसको आपको करना है, जो हाईलाइट करने के लायक है उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखांकित गद्यांश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए खुद से लेकर दिखाई देगा, यहाँ तक हमारा क्या है? रेखांकित गद्यांश। तो इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊबकर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे, यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी क्योंकि मौसम ने अपने आप को अधूरा नहीं छोड़ा। जब मौसम आया तो वहां पे फूलों की बहार आ गई। या फिर आप अपने ऊपर देखिए, फिर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है। यहाँ से भी मिलेंगे आपको 2 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। इतना ही आपको लिखना है। यहाँ से अभी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। इसका उत्तर आपको लिखना है लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, यानी यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे सब मिला के एक गद्यांश में। उसके बाद देखिए क्या है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए चौथा टॉपिक हमारा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पे पद्यांश दिया है, इस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपका 10 नंबर।
तो देखिए पद्यांश को पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वही ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स का मतलब पुत्र। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। तो ये आपको ये क्या है, ये आपका पद्यांश है। कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है, बात हो रहा है। तो इसका क्या करना है आपको, हिंदी में क्या सॉरी इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको संदर्भ लिखना है। देखिए किस बार से लिखना है, आपको लिखना है उपयुक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत को क्या करना है, काले पेन से लिखना है, और मैथिली शरण गुप्त जी को जिनका नाम क्या है, काले पेन से लिखना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अब देखिए खा वाला है, उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है। संवाद का अर्थ होता है बात। तो उपयुक्त संवाद में उपयुक्त पद्यांश में किसका बात हो रहा है, कैकेयी का राम से संवाद, कैकेयी का राम से बात हो रहा है। गा वाला क्वेश्चन है, वह ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो वह ज्वलित भाव कैकेयी में जगे थे। घा वाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसको हमें व्याख्या करना है इसका। तो देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से हो जाएगी। देखिए इन पंक्तियों में कैकेयी की व्यवस्था व पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन के वात्सल भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। तो यहाँ से पूरे मिलाकर आपको 10 नंबर मिलेगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा इसी प्रकार से। अब देखिए आ गया हमारा 5वां टॉपिक। तो 5वां टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों का उल्लेख करें, उनकी रचनाओं को बताना है। तो यहाँ पे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो देखिए हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। देखिए मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे, यानी आर्थिक क्या थी, कमजोरी थी, रुपए पैसे की कमी थी। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। आगे देखिए, इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय वह निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग जो कि मेघालय में है, एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात में उनकी मृत्यु हो गई, यानी इनको हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनलिसिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ये कलाम जी की प्रेरणादायक कृतियां हैं। इतना आपको लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। अब देखिए खवाला में आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ऊपर हमने लेखकों का
साहित्यिक परिचय लिखा, अब हम यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर, 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर, यहाँ से मिलेगा आपको 5 नंबर। इसको भी आपको 80 शब्द के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पे भी हमें 3 कवि दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों लेखकों में से किसी एक का लिखना है। तो यहाँ पे हम सुमित्रानंदन पंत जी का लिखते हैं। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और आपने यानी सुमित्रानंदन पंत ने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े। विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम कूच कर गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कला, इनकी लिखी रचनाएं क्या है? कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में साहचर्य बनाया। पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद, अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह, यहाँ पर रहेगा स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह को चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक 6। तो टॉपिक 6 में हमारा क्या है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश। ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो देखिए, हम आपको पंचलाइट या बहादुर दोनों में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना होगा। तो यहाँ पे हम बहादुर कहानी का सारांश लिखते हैं। देखिए, बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे की यथार्थ कहानी, एक नेपाली बच्चे की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसका बाप मर चुका है। उस लड़के बहादुर का बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण, यानी माँ के झगड़ालू व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर को घर के काम के लिए मिला था। तो क्या है, लेखक को काम के लिए मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, तो उसे लेखक बहादुर वहां पे मिला, तो वह उसको अपने घर पर काम के लिए ले आया। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। उसके मतलब आवभगत में कमी आती गई, यानी कि बहादुर के लोग प्रेम करते, इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी और किशोर लेखक का बेटा है, तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता था, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकर घिन्नी की तरह घूम फिरकर काम करने लगता। यानी उसे लेखक की पत्नी और उसका बड़ा बेटा बस मारने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन जब मारते थे वह उदास होता था, लेकिन उसका जो बाल मन था, बचपन का मन था, वो सुबह उठकर फिर अपना काम करने लगता था, उतना ध्यान नहीं देता था। वो फिर हंसता खेलता काम करने लगता था। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और अब ढूंढने से नहीं मिल रहा था। तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत ही है। तो फिर बहादुर मिला नहीं। फिर वो लोग अपने काम के आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि सारा काम बहादुर करता था। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अब देखिए 7वां टॉपिक हमारा क्या है। 7वां टॉपिक है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको वहाँ पे 2 श्लोक दिए रहेंगे पेपर में। यहाँ पे हमने एक ही लिया। देखिए, हम श्लोक को संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे, संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। देखिए संस्कृत में दिया रहेगा, क्या है देखिए, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिडीनाय, यानी कि जो दुष्ट की विद्या होती है
वो विवाद कहीं झगड़े के लिए होती है। धन जो होता है वो शराब यानी मादे का मतलब होता है नशा करने के लिए होता है। और जो शक्ति होती है परेशान परिडीनाय, क्या है, परेशान परिपीड़नाय यानी दूसरों को दुख पहुंचाने पीड़ित करने के लिए होती है। खलस से साधो, परंतु इसके विपरीत, साधु यानी सज्जन, इसके खलस से साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखना है कि विद्या विवादाय विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिडीनाय खलस साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिता के सुभाष रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है, इतना लिखेंगे आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो सुभाष रत्नान जो है इसको आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो ये क्या है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन मद के लिए यानी नशे के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको संदर्भ पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद पर 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 7 नंबर। अब देखिए 8वां टॉपिक हमारा क्या है। 8वां टॉपिक हमारा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का संदर्भ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको 4 दिए रहेंगे, चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। तो क्या है देखिए, क्या, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ हो जाएगा कामयाब होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको मिलेगा उसके अर्थ पर और 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। चारों में से किसी एक का करना रहेगा। यहाँ मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। खा वाला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का होता है कि असंभव काम करना या फिर उम्मीद से परे काम करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए उल्टी गंगा बहाने के समान है। गा वाला है गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, इस संसार में पहले के जैसे लोग का मिलना गूलर के फूल के समान हो गया है। अब देखिए घा वाला है मक्खन लगाना। इसका अर्थ है खुशामद करना, वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। तो दोस्तों ये 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि हमेशा आते ही हैं। तो यहाँ से आपका 55 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।